हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। हम करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन नंबर 183 से लेके 230 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एबीसीडी कांस्टेंट ऑफ अ थ्री फेज ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन विथ लीनियर एंड पैसिव एलिमेंट। तो देखो पहले तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ समझो क्वेश्चन में। एबीसीडी कांस्टेंट यानी कि क्या मतलब हुआ, बेसिकली ट्रांसमिशन कांस्टेंट पूछ रहा है। ठीक है, आप टू पोर्ट नेटवर्क में ये ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो। और इसने दूसरा बोला है कि आपकी लाइन कैसी है, ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, अब ट्रांसपोज क्या होता है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। ठीक है, देखो ट्रांसपोज मतलब होता है कि आपकी लाइन सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्रिकल लाइन है और आपके देखो जो पैरामीटर्स होते हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, एक आपका होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज, एक आपका होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, तो इनके बीच में आपके एक पैरामीटर एग्जिस्ट करते हैं ए बी सी डी। ठीक है, टू पोर्ट में आप डिटेल में पढ़ते हो तो जैसी आपको इक्वेशन मिलती है। ठीक है, टू पोर्ट में क्लियर है। अब यहाँ पे देखो मेन मेन चीज़ें और क्या पूछी जाती है। जो बी पैरामीटर है इसकी यूनिट ओम होती है और सी पैरामीटर की आपकी यूनिट होती है महो। ठीक है, ए और डी आपके यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी इनकी कुछ भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब सिंस ट्रांसपोज है यानी सिमेट्रिकल लाइन है तो आपका सिंपल कंडीशन बन जाएगी ए इक्वल्स टू डी। ठीक है, ए इक्वल्स टू डी, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी कॉन्स्टेंट फॉर अ शॉर्ट लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसने मेंशन कर दिया, हमें बतानी है वैल्यू शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, देखो ये आपकी जितनी ट्रांसमिशन लाइन होती है ठीक है, इनके लिए आपको ए बी सी डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, याद होनी चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या रहती है, सिंपल देखो 1 Z 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका जो इम्पेडेंस है, ठीक है, ये किसका रहता है, ये आपके ट्रांसमिशन लाइन का होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन, क्लियर है चीज़ ये। एंड यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या है, 0 है, यानी यहाँ पे देखो सी की वैल्यू 0 है। तो 0 बोलने का मतलब है कि आपके शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी कैपेसिटिव इफेक्ट नहीं होता, यानी कि आपका चार्जिंग करंट 0 होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है वगैरह, क्यों नेगलेक्ट करते हैं, ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो आपका ए और डी इक्वल है। ठीक है, तो ए और डी इक्वल है, इसका मतलब हो गया कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हमारी सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो कि देखो सिंपल आप क्या करो, ए, ठीक है, इंटू डी, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ये वैल्यू देखो जरा क्या आती है, ये आपका आ जाएगा देखो 1 × 1 माइनस ये आपका है जेड इंटू 0, तो हमें क्या मिला, सिंपल 1। तो यानी कि देखो जब भी आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन है ए डी माइनस बी सी, ठीक है, की वैल्यू अगर आपको 1 मिल जाए तो इसका मतलब हो गया कि आपकी लाइन रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो यानी आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल भी है और रेसिप्रोकल भी है। ठीक है, तो ये पूछी जाती है चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। तो आपका आंसर की सिंपल क्या हो जाएगा, देखो 1 Z 0 and 1, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और देखो ये जो आपकी मैट्रिक्स मैंने बनाई है, ठीक है, ए बी सी डी, तो आप सिंपल देखो ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल टी मैट्रिक्स से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन पैरामीटर, और इसमें आप सिंपल फिर ऐसे नोट डाउन कर सकते हो जैसे 1 Z 0 1। ठीक है, द एंगल ऑफ ए कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन नॉर्मली लाइज बिटवीन। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू बहुत कम होती है इसके एंगल की। ठीक है, अभी देखो न्यूमेरिकल्स आएंगे तब उसमें आप देख लेना। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 डिग्री और इतनी होती है। ठीक है, बहुत स्मॉल होती है। सिंपल आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और अ ट्रांसमिशन लाइन विथ रेजिस्टेंस आर, रिएक्टेंस एक्स एंड नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस, द जनरलाइज कांस्टेंट ए। तो ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में देखो सब दे रखा होता है, इसने मेंशन कर दिया नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस। तो जरा सोचो, 3 ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हो, ठीक है, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, तो एक ही आपकी ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें आप कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करते हो, वो आपकी है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो यहाँ से तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन बात कर रहा है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी हमने पढ़े ना अभी, तो क्या रहते हैं, सिंपल 1 Z 0 1 यही होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो Z है, Z मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसमिशन लाइन का इम्पेडेंस। तो ट्रांसमिशन लाइन का इसने हमें रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस प्लस ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस भी दे रखा है, तो ये आपका रिएक्टेंस। ठीक है चीज़, तो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन का इम्पेडेंस है। बट क्वेश्चन है तो इम्पेडेंस से कोई लेने देना ही नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है ए की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो ए तो हमारा ये होता है ना, ये हमारा क्या रहता है ए, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, सिंपल 1। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बिकॉज ये जो वैल्यू हमें दी है आर और एक्स, ठीक है, ये सिंपल कंफ्यूज करने के लिए दी है, पूछा हमें ए है। ठीक है, यहाँ पे अगर बी पूछा होता तो सिंपल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता। क्लियर है चीज़। द वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो सकता है। देखो जब आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की पढ़ते हो, ठीक है, बात ट्रांसमिशन लाइन में यानी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप जब पैरामीटर देखते हो तो आपको मिलते हैं देखो 1
Z 0 and 1, ठीक है। ये तो आपके शॉर्ट के हो गए, क्लियर है। अब देखो ऐसे ही आप लॉन्ग के लिए भी पढ़ते हो, ऐसे ही आप मीडियम के लिए भी पढ़ते हो, ठीक है। तो आप जब अगर देखो अपने नोट्स ओपन करना, उसमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए देखना, उसमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपको ए की वैल्यू मिलेगी, ए इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, ठीक है। ये आपको ए की वैल्यू मिलेगी। तो देखो यहाँ पे आपकी सिंपल लेंथ पे डिपेंड करती है आपकी ए की वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल क्या बोलेंगे, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो आपका सिंपल ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फॉर अ मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन ए इज, ठीक है, यानी कोई भी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए ए क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। अब देखो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बात की है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करने के लिए आप दो डिफरेंट मेथड यूज करते हो, ठीक है। कौन से नॉमिनल पाई और नॉमिनल टी मेथड, ये दो ही मेथड होते हैं, ठीक है। दो और होते हैं सोर्स कंडेंसर और लोड कंडेंसर, ठीक है, उनमें नहीं जा रहे, मेनली आपके ये दो मेथड ही यूज होते हैं, नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई। अब इन दोनों मेथड से जब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की आप एनालिसिस करते हो तो आपको सिंपल पैरामीटर मिलेंगे, ठीक है, ट्रांसमिशन पैरामीटर मिलेंगे ना मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो वो डिफरेंट मिलते हैं, ठीक है। वो क्या क्या मिलते हैं देख लो। तो ये जो आपको पैरामीटर मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं टी से, ठीक है, टी मेथड से, और ये आपको मिलते हैं पाई मेथड से, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में ये याद होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी, सीधे पैरामीटर पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि इसकी वैल्यू बताइए, ए की बताइए, बी की बताइए, या फिर सी की बताइए, या फिर डी की बताइए, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, दोनों में ध्यान से देखो, ए आपका और डी आपका दोनों बराबर है, तो ये समझ गए कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आपकी सिमेट्रिकल होती है। और रेसिप्रोसिटी भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आपको रेसिप्रोकल भी मिलेगी, ये क्लियर है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन अगर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई मेथड से करते हो तो आपको ये लाइन सिमेट्रिकल भी मिलेगी और रेसिप्रोकल भी मिलेगी, ठीक है। तो चाहे देखो टी से करो या पाई से मेथड करो, ठीक है, दोनों में ही आपका देखो ए, ठीक है, ये आपका ए है, क्लियर है, एंड ये आपका डी है, क्लियर है। तो दोनों देख सकते हो बराबर है, यानी ए और डी बराबर है, और इसमें भी यही है, ठीक है ना। ए और डी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ए इज इक्वल टू टी, क्लियर है चीज। द जनरलाइज कॉन्स्टेंट ए और मीडियम लाइन हैज मैग्नीट्यूड। तो देखो ध्यान से, आपका जो ए है, ठीक है, ए अभी हमने देखो लास्ट क्वेश्चन में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन देखी, ठीक है, पाई मेथड से और टी मेथड से एनालिसिस करते। अब दोनों में ही वैल्यू हमें क्या मिलती है, सेम मिलती है, सिंपल देखो 1 प्लस आपका वाई जेड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, देख भी सकते हो, देखो क्या मिला था, देखो 1 प्लस वाई जेड बाई 2, और इसमें भी यही मिलता है, ठीक है, दोनों मेथड में ए की वैल्यू सेम मिलती है। तो ए हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए के एंगल की वैल्यू की बात की थी हमने, तो एंगल आपका क्या रहता है 10 डिग्री से 0 डिग्री, ठीक है, यानी 10 से कम ही रहता है हमेशा। आप न्यूमेरिकल्स देखना बहुत कम मिलेगा, ठीक है। और इसके मैग्नीट्यूड की बात हुई तो मैग्नीट्यूड इसका बहुत कम होता है, 0.8 0.9, ठीक है, इसकी वैल्यू, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल चेक करोगे तो आपको 0.8 मिलेगी, ठीक है, या फिर आपको 0.9 मिलेगी, यानी कि क्या मिलेगी, 1 से कम मिलेगी बट क्लोज टू 1 मिलेगी, ठीक है। क्या बोलेंगे तो क्लोज टू बट लेस देन 1, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। 1 से कम क्यों मिल रही है, बिकॉज देखो यहाँ पे ये y और ये जो z है, इनमें यहाँ पे आपका एंगल आ जाता है, ठीक है, यानी इम्पेडेंस में आपका एंगल आएगा और एडमिटेंस में भी आपका एंगल आएगा, तो उस एंगल की वजह से इसकी वैल्यू आपकी कम हो जाता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड आपका कम हो जाता है, ठीक है। फॉर ट्रांसमिशन लाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, ठीक है। तो देखो सिंपल रेसिप्रोकल की बात की, ठीक है, तो क्या होता है देखो ए इंटू डी, ठीक है, माइनस बी इंटू सी शुड बी इक्वल्स टू 1, क्लियर है। अब देखो ये तो सब ने रट के चले गए, तो सब आंसर कर पाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, क्वेश्चन इन्होंने चेंज कर दिया, यानी ऑप्शन इन्होंने चेंज कर दिया, क्या क्या, सिंपल पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस ए डी, ठीक है, देन ये आपका प्लस बी सी इक्वल्स टू -1। तो है दोनों ही सेम कंडीशन, ठीक है, बट देख सकते हो पहले 2002 में ऐसे सिंपल पूछा, ठीक है, देन 2004 में अगेन पूछा, क्लियर है, बट ऑप्शन इस बार थोड़ा चेंज करके पूछा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 1। तो आपका यहाँ पे तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, और यहाँ पे देखो माइनस ए डी, ठीक है, देन प्लस बी सी इक्वल्स टू -1, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो बस ऑप्शन कंफ्यूज कर देते हैं आपको, ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान से आपको देखना पड़ता है। इफ अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉमिनल टी, द वैल्यू ऑफ बी ऑफ द ABCD कॉन्स्टेंट इज, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, देखो ट्रांसमिशन लाइन में आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन होती है, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, क्लियर है। मैं मोस्टली आपको देखो शॉर्ट और मीडियम इनके पैरामीटर पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट के ए की वैल्यू बता दीजिए, सी की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है, ऐसे कुछ भी पैरामीटर आपको पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसने बोला मीडियम की
वो भी नॉमिनल टी मेथड से, ठीक है। तो नॉमिनल टी और पाई दोनों के लिए मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो नॉमिनल टी से आपको ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब पैरामीटर कौन सा पूछा है इसने, बी पैरामीटर पूछा है। तो बी हमारा देखो ये रहा, ठीक है, ये हमारा क्या है, बी पैरामीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले साइड में लिख लेते हैं, देखो बी इक्वल्स टू, देखो ऐसा तो थोड़ा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल आप जेड कॉमन ले लो, देखो जेड को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो 1 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा देखो सिंपल वाई जेड, ठीक है, वाई जेड डिवाइडेड बाय 4। ये चीज़ आपकी क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सिंपल देखो, ये आपका बी कब आया, नॉमिनल टी मेथड से आपने जब एनालिसिस की, ठीक है। अब इसी में अगर पाई से पूछ लेता तो आपको सिंपल क्या चेंज करना है पता है, सिंपल यहाँ पे देखो, बट उस टाइम आपकी ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। ये आपका इधर आ जाता है और यहाँ पे आपका जेड आ जाता है, ठीक है, वाई की जगह जेड आएगा। क्लियर चीज़। तो उस टाइम अगर आपको सी की वैल्यू पूछ ले नॉमिनल पाई में, तो यहाँ पे सिंपल जेड की जगह वाई आपको कर देना है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा सिंपल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। द ट्रांसमिशन लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज अ 2-port नेटवर्क एज शोन इन द फिगर। The sending end voltage and current are expressed in term of receiving end voltage and current for the network edge, ठीक है। तो हमें सिंपल आपको एक तरह से मैट्रिक्स ही दे दी है, ठीक है। ये हमने देखो मैं स्टार्टिंग से आपको मैट्रिक्स बनाते हुए आ रहा हूँ ना, ठीक है। इसने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपके पैरामीटर्स को, फिर क्या बोला, वेर ए बी सी एंड डी आर जनरलाइज सर्किट कॉन्स्टेंट, द कंडीशन फॉर सिमेट्री फॉर द नेटवर्क। तो सिमेट्री के लिए कंडीशन बता रखी है ना, ए इक्वल्स टू डी, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो देखो अगला क्वेश्चन है, a 10 kilometer long lossless transmission line has a reactance of 0.3 ohm per kilometer and negligible shunt capacitance, the value of A B C D, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो क्वेश्चन से कितनी हिंट मिल गई आपको, देखो 10 किलोमीटर एंड आपका नेग्लिजिबल शंट कैपेसिटेंस। तो दोनों से समझ आना चाहिए आपको कि ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा है। क्यों, बिकॉज देखो 10 किलोमीटर यानी छोटी लाइन है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शंट कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हो, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। दोनों ही आपको बताते हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है। क्लियर इतना। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो पैरामीटर होते हैं, ठीक है, हमने याद कर रखे सिंपल 1Z01। क्लियर है चीज़। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बोला था, जेड आपका क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन का इम्पेडेंस। अब क्वेश्चन में इसने एक और चीज़ मेंशन कर दी, बोल दिया कि ट्रांसमिशन लाइन तो हमारी लॉसलेस है, ठीक है। लॉसलेस बोलने का मतलब होता है कि आपका रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में बिल्कुल भी नहीं है, यानी रेजिस्टेंस आपका क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉसलेस यानी रेजिस्टेंस जीरो, ठीक है। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस अगर जीरो होगा तो आपको देखो सिंपल आपको जो इम्पेडेंस हुआ, अब इम्पेडेंस कितना हो जाएगा, सिंपल 0 प्लस J.3, ठीक है। अब 0.3 तो आपको देखो पर किलोमीटर में दे रखा है, आपको तो पूरे 10 किलोमीटर लाइन का चाहिएगा, तो इसको सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बिकॉज देखो लेंथ के साथ आपका क्या बढ़ता है, रिएक्टेंस बढ़ता है ना, जितनी लेंथ ज़्यादा उतना ज़्यादा रिएक्टेंस, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिल जाएगा सिंपल J3 ओम, ठीक है। तो आपके अब देखो इस केस में आपके सिंपल ABCD पैरामीटर क्या हो जाएंगे, ये आपका 1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल J3, यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पे आपका 0, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल आंसर। तो देखो इतनी झंझट करने की जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज देखो क्वेश्चन में जब आपको पता चल गया कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, तो हमें इतना पता है शंट कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसने ये एलिमेंट दे रखा है, यहाँ पे भी ये एलिमेंट दे रखा है और यहाँ पे भी ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि वहाँ पे आपका शंट कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे देखो आपका जीरो है, यानी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपका वैसे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता। क्लियर है। द ABCD कॉन्स्टेंट ऑफ अ 3-phase ट्रांसमिशन लाइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो देखो ए की वैल्यू कितनी होती है, देखो मैग्नीट्यूड आपका कितना कम है 0.8 और एंगल आपका देखो 1 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो ए इक्वल्स टू डी दे रखा है, यानी सिमेट्रिकल आपकी लाइन, और बी इक्वल्स टू ये देखो 170 डिग्री, 170 एंगल 85, ठीक है। और सी की वैल्यू भी हमें दे रखी है। फिर बोला था सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है, सेंडिंग एंड वोल्टेज दे रखा है 400 kV, द रिसीविंग एंड वोल्टेज अंडर नो लोड कंडीशन इज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है देखो कि नो लोड पे बात कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको लिखवा दिया था, ठीक है, जो आपके इक्वेशंस बनती है, ठीक है, सिंपल आपके ट्रांसमिशन लाइन में जो इक्वेशंस बनती है क्या बनती है, देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, सिंपल आपकी ट्रांसमिशन मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट। अब हमें देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज दे रखा है, रिसीविंग एंड निकालना है, तो बेसिकली सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच में रिलेशन देखूंगा ना। क्लियर है। तो सिंपल देख सकते हो कैसे निकालेंगे, देखो देयरफॉर इस मैट्रिक्स से आप सिंपल निकाल सकते हो ना, VS आपका देखो क्या हो जाएगा, VS इक्वल्स टू सिंपल क्या करोगे, इसको इस रो को इस कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल A मल्टीप्लाई VR प्लस आपका B मल्टीप्लाई IR, ठीक है। ये हमें रिलेशन मिल गया। तो इस इक्वेशन को याद रखिए, ठीक है, बिकॉज मैं आगे भी इसको यूज़ करूंगा आगे, ठीक है, क्वेश्चंस में, तो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे आई ये इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, मेंशन किया देखो नो लोड,
ठीक है। तो नो लोड का मतलब हमेशा समझ जाओ, अगर इसने नो लोड मेंशन कर दिया, इसका मतलब है कि रिसीविंग एंड करंट आपका जीरो हो गया, यानी आपका आई आर आपका जीरो हो गया, ठीक है। नो लोड पे हमेशा आपका आई आर जीरो होता है। तो अगर आई आर जीरो हो गया तो देयर फॉर देखो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, सिंपल आपका वी एस इक्वल्स टू ए इंटू वी आर, यही होगा, ठीक है। अब ये आपका नो लोड है, तो इस नो लोड पे अगर आप इस वी आर की वैल्यू निकालोगे तो वो कौन सा होगा, नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल देखो, अगर मैं वी आर की वैल्यू निकालता हूँ, यानी रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल वी एस डिवाइडेड बाय ए। और ये आपका कहाँ है, आपका नो लोड पर है, ठीक है, बिकॉज ये कंडीशन हमने नो लोड पर निकाली है ना, तो जो रिसीविंग एंड वोल्टेज मिलेगा ये भी हमें नो लोड पे मिलेगा, ठीक है। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि नो लोड पे रिसीविंग एंड वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो ये आपका सिंपल कितना आ जाएगा, देखो वी एस आपको दे रखा है 400 के वी, 400 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू आपको दे रखी है 0.8 और एंगल 1, तो 0.8 एंगल 1 डिग्री, ठीक है। पॉइंट को अगर मैं रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये आपका चाहेगा 500 टाइम्स, तो यहाँ से आपको देखो रिसीविंग एंड वोल्टेज सिंपल मिल जाएगा 500, ठीक है। और एंगल आपका हो जाएगा माइनस के 1 डिग्री, ठीक है। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ सिंपल, ठीक है, सिंपल अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आपका आ गया 500 केवी, 500 केवी, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। द ए बी सी डी कॉन्स्टेंट ऑफ अ 220 केवी लाइन आर, ठीक है। तो देखो ये जो 220 केवी दे रखा होता है ना, ये आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है, ठीक है। फिर बोला ए एंड डी, ए और डी की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी और सी की वैल्यू दे दी, ठीक है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, आपको सी की वैल्यू दे दी, इसका मतलब है कि आपने कैपेसिटेंस को इंक्लूड कर दिया। तो कैपेसिटेंस इंक्लूड हो गया, इसका मतलब कंफर्म हो चुका है कि ये लाइन आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, ठीक है। इफ़ द सेंडिंग एंड वोल्टेज ऑफ द लाइन फॉर गिवन लोड डिलीवर एट अ नॉमिनल वोल्टेज इज 240 केवी, यानी सेंडिंग एंड वोल्टेज ये, परसेंटेज रेगुलेशन क्या होगा ये पूछा, ठीक है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखो अगर आपकी, ठीक है, सिंपल देखो मिस्टेक क्या करते हैं, देखो स्टूडेंट्स, अगर आपकी शॉर्ट लाइन होती तो आप सिंपल क्या करते हैं, परसेंटेज रेगुलेशन कैसे निकालते हैं, देखो शॉर्ट लाइन में परसेंटेज रेगुलेशन हम निकालते हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपका जो भी रिसीविंग एंड वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे ये इंटू 100, तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यू दे रखी है, तो वी एस हमें दे रखा है 240, ये 240 माइनस रिसीविंग एंड दे रखा है 220 डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड हमें दे रखा है 220, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 9%, जो कि आपका ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। बट आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। अगर आपकी शॉर्ट लाइन हो तब तो ये आप फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, बट ये आपकी शॉर्ट लाइन नहीं है बिकॉज इसने कैपेसिटेंस इफेक्ट को इंक्लूड किया है। तो शॉर्ट लाइन के लिए तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये वाला। बट यहाँ पे देखो क्या होगा, फार्मूला यूज सिंपल, जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन है, ठीक है, नॉर्मल जो फार्मूला अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर में, ठीक है, जितने भी है वोल्टेज रेगुलेशन कैसे लिखते हैं, सिंपल जो भी आपका नो लोड वोल्टेज होता है, ठीक है, नो लोड वोल्टेज यानी वी आर नॉट, ठीक है। बिकॉज देखो कैसे रहता है, देखो ये आपकी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका कोई स्विच कनेक्टेड है और यहाँ पे आपका कोई लोड है, ठीक है। तो देखो जब आपने स्विच कनेक्ट नहीं किया, ओपन है स्विच, ठीक है, तब यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा ना वो कहलाएगा नो लोड वोल्टेज। तो इसको आप देखो ये है तो एट द एंड रिसीविंग एंड साइड ही है ना, तो इसको आप सिंपल वी आर नॉट लिख सकते हो, बिकॉज रिसीविंग एंड साइड पे नो लोड पे वोल्टेज है वी आर नॉट, ठीक है। अभी स्विच को आप क्लोज कर देते हो, ठीक है, तो इस स्विच को क्लोज कर दिया, देन आपने लोड को कनेक्ट किया, तब इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ और होगा, ठीक है। तो ये आपका होगा वी आर, ठीक है, रिसीविंग एंड वोल्टेज, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 220 केवी, ठीक है। ये चीज़ ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा वी आर नॉट माइनस आपका जो भी रिसीविंग एंड वोल्टेज है डिवाइडेड बाय आपका जो भी वी आर है, ठीक है। तो सिंपल आपके वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सिंपल इक्वेशन लिखवाई थी एक, देखो कि सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल्स टू ए इंटू रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस आपका बी इंटू आपका रिसीविंग एंड करंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन कहाँ से आती है, आप लास्ट क्वेश्चन देख लो, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो मेरे को चाहिए नो लोड पे रिसीविंग एंड पे वोल्टेज क्या होगा ये चाहिएगा, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सिंपल नो लोड पे देखता हूँ। तो नो लोड का मतलब क्या हो जाता है कि रिसीविंग एंड में करंट कुछ भी फ्लो होगा नहीं, यानी कि देखो अगर ये स्विच ओपन है तो यहाँ पे कुछ करंट थोड़ी फ्लो होगा, तो यानी आई आर आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही रिसीविंग एंड करंट जीरो होता है तो आपकी देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वल्स टू ए इंटू आपका जो भी रिसीविंग एंड वोल्टेज, और ये रिसीविंग एंड वोल्टेज कौन सा हो जाएगा, नो लोड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर देखो नो लोड वोल्टेज निकालते हो, ठीक है, वी आर नॉट, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सेंडिंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ये सीधा बनता है, ठीक है, वरना आप यहाँ पे निकालने बैठते हो तो उसमें थोड़ा आपका टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है।
तो हमारा सिंपल नो लोड वोल्टेज जो रिसीविंग एंड साइड में है, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। देखो वी एस यानी कि 240 kV, 240 डिवाइडेड बाय ए यानी कि 0.94, ठीक है। सिंपल आप मैग्नीट्यूड से काम चलाओ, ठीक है, बाकी इसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपको मिल जाएगा 255.31, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पे देखो सिंपल, अब ये तो वी आर नॉट निकाल दिया, बट हमें तो चाहिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो सिंपल फॉर्मूले सारी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये आपका आ जाएगा, देखो 255.31 माइनस आपका रिसीविंग एंड साइड में वोल्टेज है 220 डिवाइडेड बाय आपका सिंपल 220, ठीक है, रिसीविंग एंड साइड वाला वोल्टेज। तो ये आपको सिंपल देखो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज में मिल जाएगा। तो ये आपका जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आएगा, ठीक है, इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट करो, देन डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 16%, ठीक है इतना। यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़ ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। To equalize the sending and receiving end voltage, impedance is connected at the receiving end of a transmission line having the following ABCD parameter. The impedance so connected would be, देखो हम क्या कर रहे हैं, सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज को बराबर कर रहे हैं। कैसे बराबर कर रहे हैं, एक इम्पेडेंस को कनेक्ट कर रहे हैं रिसीविंग एंड साइड में, ठीक है। उस इम्पेडेंस की हमें क्या बतानी है, वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो हमारा जो सिंपल सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है, ठीक है, सेंडिंग एंड वोल्टेज यानी वी एस, ठीक है। तो वी एस क्या रहता है, देखो सिंपल ए इंटू आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर प्लस वी इंटू आपका रिसीविंग एंड करंट आई आर, यही रहता है। देखो एट नो लोड, ठीक है, नो लोड पे पहले एक चीज़ चेक करते हैं। देखो देखो नो लोड पे सिंपल आपका जो आई आर है, ठीक है, इसको हम क्या लेंगे, ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो होगा तो देखो सिंपल क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका जो वी एस है की वैल्यू आपकी हो जाएगी सिंपल ए इंटू वी आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं रिसीविंग एंड साइड निकालता हूँ वोल्टेज, ठीक है, वी आर मेरे को कितना मिलेगा, वी एस अपॉन ए, ठीक है। सेंडिंग एंड वोल्टेज मेरे को नहीं दे रखा, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू दे रखी है 0.9, यहाँ तक, ठीक है। अब किसी भी वैल्यू को अगर देखो यहाँ पे डिनोमीटर क्या है मेरा पॉइंट में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को ये वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इसको साफ देख के आप बता सकते हो कि जो आपका वी आर है, ठीक है, वी आर आपको ज़्यादा मिलेगा वी एस से, ठीक है। तो जहाँ पे आपके डिनोमीटर में पॉइंट में आ गई ना वैल्यू 0.9, पॉइंट को वैसे भी रिमूव करोगे तो ऊपर वैसे ही एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा आपको वी आर ज़्यादा मिलेगा वी एस से। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, पेरेंटी इफेक्ट। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा क्या हो रहा है, फेरेंटी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो फेरेंटी इफेक्ट को हमें करना है एलिमिनेट, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया है, सिंपल एक इम्पेडेंस कनेक्ट किया है, ठीक है, इम्पेडेंस कनेक्ट किया रिसीविंग एंड साइड में। तो उस इम्पेडेंस की हमें बतानी है वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है चीज़ आपकी। अब देखो सिंपल हमारा जो पैरामीटर है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर्स है ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे हमारा है सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस, यहाँ पे हमारा है रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज वी आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल जेड कनेक्ट कर रखा है, तो ये मान लेते हैं हमारा जेड है, ठीक है, जेड। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा आपका रिसीविंग एंड साइड वाला करंट आई आर, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा क्या होगा, जो भी रिसीविंग एंड साइड में वोल्टेज है वही वोल्टेज होगा वी आर। यहाँ तक क्लियर है आपका। तो यहाँ से देखो अगर मैं सिंपल जेड की अगर वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इम्पेडेंस मेरा क्या होगा, सिंपल वोल्टेज अपॉन करंट यानी वी आर अपॉन आई आर, यही तो होगा मेरा। यहाँ तक क्लियर आपकी। तो देखो सिंपल देखते हैं, फॉर हमारा जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है ये आपका रहता है ए इंटू रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस वी इंटू सिंपल रिसीविंग एंड करंट, ठीक है। तो इसने बोला कि हमें इक्वलाइज करना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि दोनों वोल्टेज बराबर हो जाए। तो यहाँ से सिंपल क्या हो जाएंगे, देखो वी एस को वी आर के इक्वल रख दो, ठीक है, वी आर बिकॉज बराबर करना है ना। तो वी आर इक्वल्स टू ए इंटू वी आर, ठीक है, प्लस ये आपका आ जाएगा बी इंटू आई आर, यहाँ तक ठीक है। तो देखो वी आर यहाँ पे दो दो है, तो एक साइड ले लेता हूँ मैं, तो ये आपका आ जाएगा वी आर वन माइनस ए, ठीक है, इक्वल्स टू ये आपका आ गया बी इंटू आई आर, बी इंटू आई आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मैं वी आर अपॉन आई आर करता हूँ, वी आर अपॉन आई आर, तो ये मेरे को कितना मिल जाएगा, सिंपल वी अपॉन वन माइनस ए, वी अपॉन वन माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे अभी अभी हमने देखा कि वी आर अपॉन आई आर क्या होता है, मेरा इंपेडेंस होता है, ठीक है, जेड की वैल्यू होगी मेरी। तो जेड की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, जेड इक्वल्स टू बी अपॉन वन माइनस ए, ठीक है। तो ये सिंपल आपका फॉर्मूला बन गया जो आपको याद रखना है। तो जेड देखो हमारा कितना आ जाएगा, सिंपल जेड इक्वल्स टू बी अपॉन वन माइनस ए। तो बी की वैल्यू मेरे को दे रखी है देखो 200, ठीक है, और एंगल इसने दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखी है सारी वैल्यू, डिवाइडेड बाय आपका वन माइनस ए की वैल्यू मेरे को दे रखी है 0.9, तो ये आपका आ गया 0.9, ठीक है, एंगल जीरो है।
तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा देखो सिंपल, 200 एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9 यानी 0.1, ठीक है। पॉइंट को रिमूव करूँगा तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे को जो z मिलेगा, z मेरा आ जाएगा सिंपल 2000, ठीक है, एंगल 90 डिग्री। क्लियर है ओम। अब यहाँ पे चीज़ समझो एक, देखो फेरेंटी इफेक्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो फेरेंटी इफेक्ट को कैसे हम रिड्यूस करते हैं, कंपनसेट कैसे करते हैं, एक रिएक्टर कनेक्ट करके, यानी एक शंट रिएक्टर से करते हैं ना, ऐसे आप पढ़ते हो डिफरेंट डिफरेंट, यानी फेरेंटी इफेक्ट हमारा शंट रिएक्टर से एलिमिनेट होता है, ठीक है। तो शंट रिएक्टर यूज़ कर रहे हो तो रिएक्टर में क्या होगा, करंट आपका 90 डिग्री लैग करना चाहिए, तो करंट 90 डिग्री लैग कब करेगा, सिंपल देख सकते हो, करंट आपका देखो क्या होगा, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन आपका इम्पेडेंस, ठीक है। तो वोल्टेज अपॉन करंट, देखो यहाँ पे मेरे को ये क्या मिला, एंगल 90 डिग्री, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सिंपल, ऊपर जाएगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 90 डिग्री, यानी करंट क्या कर रहा है, एग्जैक्टली 90 डिग्री पीछे। तो ये कब होता है, रिएक्टर में होता है, तो यानी कि हम बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हैं, शंट रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फेरेंटी इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम शंट रिएक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली, 2000 एंगल 90, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये तो एक तरह से एक थोड़ी ईजी अप्रोच हो गई, ठीक है। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी होता है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं समझना तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। टू इक्वलाइज द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज, impedance is connected at the receiving end of transmission line having the following ABCD पैरामीटर। आपके जो ट्रांसमिशन लाइन है इसके ABCD पैरामीटर हमें ये दे दिए, ठीक है। फिर क्या बोला, देखो द इम्पेडेंस ऑफ कनेक्टेड वुड बी, यानी इम्पेडेंस की वैल्यू बताइए। देखो क्या करे इस क्वेश्चन में, आपकी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन का कुछ ना कुछ सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा, ठीक है। हमने क्या किया, सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज को बराबर कर दिया। कैसे बराबर किया, रिसीविंग एंड साइड में एक इम्पेडेंस Z कनेक्ट करके उस Z की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है। बेसिक एकदम यही रहती है क्वेश्चन आपकी ट्रांसमिशन की, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर मैं VS की अगर वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगी, देखो VS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिंपल, देखो A इंटू आपका VR प्लस आपका B इंटू IR, ये इक्वेशन बनेगी। देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज हमें चाहिए बराबर, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ नो लोड पे ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ जानी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में नो लोड पे बात हो रही है, ठीक है। बिकॉज ये नो लोड पे ही आपको बराबर मिलेगा, बिकॉज अगर नो लोड पे नहीं होगा तो कुछ ना कुछ IR की वैल्यू होगी, अगर IR की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो ये आपको कभी भी बराबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से क्या बोल सकते हो, नो लोड पे सिंपल हम कर देंगे रिसीविंग एंड करंट को 0, ठीक है। और ये जैसे ही करंट 0 होता है तो यहाँ से हमें VS इक्वल्स टू मिल जाएगा A इंटू VR। तो यहाँ से क्या समझे कि अगर A की वैल्यू, ठीक है, यानी हमारा जो A कांस्टेंट है ट्रांसमिशन कांस्टेंट में, इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें सिंपल ये पता करना है कि A की वैल्यू 1 हमें करनी है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए यहाँ से। अब देखो क्वेश्चन में चलते, ठीक है। सिंपल हमें कोई ट्रांसमिशन लाइन दे रखी है, ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर दे रखे ABCD, क्लियर इतना। यहाँ से हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब इसने क्या बोला, यहाँ पे हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज, तो इसने बोला कि इन दोनों को बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे एक इंपेडेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इंपेडेंस कनेक्ट कर दिया, मान लेते हैं उसकी वैल्यू है Z, हमें इस Z की वैल्यू बतानी है। यहाँ तक आपका ठीक है। अब जरा समझो, देखो अगर मैं इसको सिंपल दो पार्ट में स्प्लिट करता हूँ इस पूरी लाइन को, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है ये ट्रांसमिशन लाइन, इसके कुछ ना कुछ पैरामीटर होंगे, ट्रांसमिशन पैरामीटर इसको मैं लिख लेता हूँ T1, ये एक तरह से एक सिंपल Z पैरामीटर है, तो इसके भी कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन पैरामीटर्स होंगे, इसकी भी कुछ ना कुछ ABCD वैल्यू होगी, ठीक है। वो मेरी हो गई T2। अब मैंने बता रखा है आपको DC बेसिक्स एंड नेटवर्क जब पढ़ा रहा था, जब भी आपके दो टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है, कौन से ABCD वाले, जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट ट्रांसमिशन पैरामीटर होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट ट्रांसमिशन पैरामीटर, वो सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जैसे T1 के जो भी है, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ जो भी T2 का है। अब देखो ये जो मैंने इंपेडेंस कनेक्ट किया ना Z, देखो यहाँ पे अगर मैं सिंपल Z11 निकालना चाहता हूँ, Z11 तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे भी 0, यानी कुछ कनेक्टेड नहीं है ना, यहाँ पे एक तरह से T नेटवर्क बन रहा है, ये दोनों पॉइंट पे 0। तो Z11 कैसे निकालते हो, सिंपल इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, Z प्लस 0, तो ये आपको मिल जाएगा Z, ठीक है। ऐसे ही आप अगर देखो Z22 निकालते हो तो सिंपल आउटपुट को यानी 0 प्लस Z इनको ऐड करके, क्लियर। तो यहाँ पे भी आपको Z ही मिलेगा, एंड आपका जो Z12 होता है, Z12 ये आपका बराबर होता है Z21 के, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा जो सिंपल बीच वाली जो एलिमेंट होता है, ये आपका गया Z। ये सारी वैल्यू क्लियर है।
अब देखो इस Z के लिए यानी ये जो इम्पेडेंस कनेक्ट कर रखा है ना यहाँ पे, जो T नेटवर्क है, यानी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ T2, ठीक है। T2 जो मेरे ट्रांसमिशन पैरामीटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, सिंपल देखो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, सिंपल A इक्वल्स टू Z11 अपॉन Z21, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा सिंपल 1, क्लियर है। वैल्यू ऊपर देखो लिख रखी है सारी। ऐसे आप बी पैरामीटर निकालोगे, ये आपका रहता है सिंपल देखो डेल Z अपॉन का Z22, क्लियर है। और जो डेल Z होता है ये आपका होता है Z11 Z22 माइनस Z12 और Z21, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका Z22। तो यहाँ से सिंपल बी हमें मिल जाएगा 0, ठीक है। सारी वैल्यू आप देखो सिंपल पुट कर सकते हो, बी आपको मिलेगा 0। ऐसे आप सी भी निकाल सकते हो, ठीक है। सी आप निकालते हो 1 अपॉन Z21, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सिंपल 1/Z, ठीक है। ऐसे आप डी की वैल्यू निकाल दो, डी इक्वल्स टू ये आपका होता है देखो सिंपल Z22 डिवाइडेड बाय Z21, ये आपका आ जाएगा 1। ये सारी वैल्यू क्लियर है। तो अब देखो आपका सिंपल जो ओवरऑल आपका ट्रांसमिशन पैरामीटर जो होगा, ठीक है, दोनों का कॉम्बाइन यानी इस इम्पेडेंस का और इस पूरी ट्रांसमिशन लाइन का। तो ये देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ सिंपल, पहले अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन का लिखता हूँ तो मेरा है ए बी सी और डी, यही है, ठीक है। देन आपका देखो सिंपल हमने इस जेड का भी निकाल दिया ना, जेड की देखो ए की वैल्यू आई मेरी 1, ठीक है, बी की वैल्यू आई मेरी 0, सी की वैल्यू आई 1/Z, तो ये आपका 1/Z, और इसकी वैल्यू आ गई 1। ये चीज़ क्लियर है आपकी। तो यहाँ से देखो अगर मैं ओवरऑल, ठीक है, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हो अगर, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, देखो मैट्रिक्स ये आपकी आ जाएगी देखो सिंपल A प्लस B/Z, A प्लस B/Z, ठीक है। बिकॉज देखो सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 0 प्लस बी, ठीक है, 0 प्लस बी, इसको सिंपल बी लिख लेता हूँ। ये आपका आ जाएगा C प्लस D/Z, ठीक है। देन आपका ये लास्ट आपका हो जाएगा सिंपल, क्लियर है इतना। यानी पूरी ओवरऑल देखो इम्पेडेंस कनेक्ट करने के बाद आपकी पूरी जो ट्रांसमिशन लाइन है, इस पूरी ट्रांसमिशन लाइन का मैंने पैरामीटर निकाल दिया, ठीक है चीज़। तो यहाँ से आपको क्या समझना चाहिए कि हमें पता है कि सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड सेम होने का कब होगा, जब ए की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया अब, ठीक है, जो इक्विवेलेंट ए हुआ यानी दोनों का कॉम्बाइन मिला के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हो गया, ठीक है। तो देखो फॉर वी एस इक्वल्स टू वी आर, यानी अगर दोनों वोल्टेज हमें बराबर चाहिए तो सिंपल हम क्या करेंगे कि जो हमारा ए इक्विवेलेंट निकला, ठीक है, ए इक्विवेलेंट क्या निकला हमारा, सिंपल ए प्लस B/Z, ये निकला है, इसकी वैल्यू हमारी होनी चाहिए 1। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट भी बोल सकता था कि ये चीज़ रट लो सीधी कि A प्लस B/Z आपका 1 होगा, तब आपका ये दोनों बराबर मिलेंगे आपको, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था कि ये चीज़ रट लो, आपका काम हो जाएगा। बट देखो जिसको रटना है वो रट सकता है, ठीक है, और जिसको समझना है वो समझ भी सकता है, क्लियर है। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, अगर आपको रटना है तो आप रट के रखो इसको। और कैसे आया सारी चीज़ें ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया है कि जो टी पैरामीटर और जेड पैरामीटर के बीच में यानी ABCD और जेड पैरामीटर के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनकी हेल्प दी हमने यहाँ पे, ठीक है। उनकी हेल्प से हमने सिंपल ये फाइंड आउट कर दिए। तो यहाँ पे देखो सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो देयरफॉर यहाँ से मेरे को चाहिए जेड की वैल्यू ना, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा सिंपल B/Z इक्वल्स टू 1 माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को चाहिए जेड, तो जेड मेरा आ जाएगा सिंपल Z इक्वल्स टू ये आपका आ जाएगा B/1 - A, ठीक है। तो ये सिंपल ये फॉर्मूला भी आप रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, देखो सिंपल बी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 200 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, ठीक है। तो 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी दी है 0.9, एंगल 0 ही है वैसे भी। तो ये मेरे को वैल्यू ओवरऑल कितनी मिल जाएगी, देखो Z इक्वल्स टू देखो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा सिंपल, तो यहाँ पे देखो सिंपल क्या आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 0.1, तो पॉइंट को रिमूव कर दो ऊपर 2000 आ जाएगा। तो ये सिंपल हमें मिल गया 2000 एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया सिंपल ओम, और ये आपका आंसर, क्लियर है चीज़ ये। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। एंगल भी देखो यहाँ पे 0 भी दे रखा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी देख लेना कहीं मिस्टेक ना हो जाए आपसे। अब देखो ये भी आपका जो लास्ट क्वेश्चन था उसका जैसा ही है, ठीक है, एक्जैक्टली वही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे VS, यहाँ पे VR, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में बस उसने ये मेंशन नहीं किया था कि नो लोड, ठीक है, यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया नो लोड। देखो इसने बोला है कि यहाँ पे हम कर रहे हैं एक रिएक्टर कनेक्ट, ठीक है, रिएक्टर हमने कनेक्ट किया है, मान लो इसकी वैल्यू x है, ठीक है। तो देखो है हमारा नो लोड यानी कुछ लोड कनेक्ट नहीं किया, फिर भी थोड़ा बहुत तो करंट यहाँ पे फ्लो होगा ना इस रिएक्टर के थ्रू, थोड़ा बहुत तो करंट फ्लो होगा, फिर भी नो लोड है फिर भी। तो मैं मान लेता हूँ मेरा करंट फ्लो हो रहा है IR0, ठीक है। और जो वोल्टेज यहाँ पे है, ठीक है, नो लोड पे जो भी मेरा वोल्टेज होगा रिसीविंग एंड साइड में, वो मैं मान लेता हूँ VR0, ठीक है।
तो इस केस में अगर मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स मेरा क्या होगा, सिंपल देखो, वी आर नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई आर नॉट, यही होगा। अब देखो सिंपल, हमने अभी अभी पढ़ा कि वी एस बराबर ए इंटू वी आर, ए इंटू वी आर प्लस बी इंटू आई आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब इसने बोला है कि हमें इक्वलाइज करना है, यानी सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज को बराबर करना है। तो यहाँ पे सेंडिंग एंड वी एस है, तो इसको आप सिंपल कर दो वी आर। अब सिंस कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तो ये मेरा कौन सा वोल्टेज होगा, वी आर नॉट होगा, यानी नो लोड वाला वोल्टेज होगा, ठीक है। वी आर नॉट इक्वल्स टू ए, ये भी मेरा हो जाएगा सिंपल नो लोड वोल्टेज, प्लस बी इंटू ये आपका करंट हो जाएगा नो लोड वाला करंट, ठीक है, वी आई आर नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपल, अगर मैं यहाँ पे वी आर नॉट की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आपका आ गया 1 माइनस ए, ठीक है, इक्वल्स टू वी इंटू आई आर नॉट, वी इंटू आई आर नॉट। तो यहाँ से देखो वी आर नॉट, ठीक है, नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय नो लोड रिसीविंग एंड करंट, कितना आ गया सिंपल, वी अपॉन 1 माइनस ए, ठीक है। और ये आपका और कुछ नहीं है, आपका रिएक्टेंस है, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू है। तो एक्स मेरे को कितना मिल गया, वी अपॉन 1 माइनस ए, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में यही वैल्यू मिली थी, अभी भी हमें यही वैल्यू मिली है, ठीक है। तो वैल्यू बेसिकली फिक्स रहेगी, यानी फेरेंटी इफेक्ट को अगर आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे भी आपको 2000 ओम ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है तो पहले लास्ट क्वेश्चन अच्छे से देख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। द जनरलाइज सर्किट कांस्टेंट ऑफ अ 3 फेज 22 kV, ठीक है, 220 kV रेटेड वोल्टेज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आर, ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, पैरामीटर आपको दे दिए। फिर बोला इफ़ द लोड एट द रिसीविंग एंड इज 3 मेगावाट एट 220 kV with a power factor of 0.9 lagging, then magnitude of the line to line sending end voltage should be, ठीक है, सेंडिंग एंड वोल्टेज बताना है। तो ये आपको कोई पावर सिस्टम है, ने बोला यहाँ पे हमारा कोई लोड कनेक्टेड है, ठीक है, लोड लैगिंग लोड है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा, ठीक है, वी आर। और इसमें जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो आपका कौन सा करंट होता है, रिसीविंग एंड करंट होता है, आई आर, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इसने जो ये बोला है लोड, लोड के बारे में इसने हमें बता रखा है, लोड हमारा है पी, ठीक है, तो पी एल लिख लेता हूँ लोड। लोड इसने दिया है 50 मेगावाट, 50 मेगावाट, ठीक है। अब सिंस 3 फेज है, 3 फेज में अगर नॉर्मली हम बात करें तो कैसे लिखते हैं, √3, जो भी वोल्टेज है इसके अक्रॉस कितना है, पी आर, करंट कितना है इसके अक्रॉस, इसके थ्रू आई आर, पावर फैक्टर कितना है, कॉस फाई आर। ये चीज़ आपकी क्लियर है। अब जरा समझो, देखो पावर फैक्टर जो हमारा है, ठीक है, कॉस फाई आर, ये इसने दे रखा है 0.9, ठीक है, लोड का पावर फैक्टर दे रखा है। तो यहाँ से अगर देखो मैं करंट निकाल दो, ठीक है, आई आर, बिकॉज मेरे को वी आर भी पता है। करंट कैसे निकाल सकता हूँ, देखो आई आर कैसे निकलेगा, सिंपल पी अपॉन, ठीक है, पी मेरे को दे रखा है 50, तो ये आपका आ गया 50 इंटू 10⁻3, ठीक है। 10⁻3 क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मैं किलो में निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको आ जाएगा देखो √3 इंटू वोल्टेज कितना, सिंपल 220, ठीक है, सारा दे रखा है देखो 50 मेगावाट एट 220 kV, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं, वी आर की वैल्यू 220 है, तो 220, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कॉस फाई आर, ये आपका 0.9 है पावर फैक्टर, तो ये 0.9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 220 जो था, कि ये आपका 10⁻3 यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे ये कैंसिल आ गया, ठीक है। और ये जो भी करंट आएगा ये आपका किलो एम्पियर में आपको मिलेगा, ये किलो एम्पियर। तो यहाँ से जो आपका करंट का जो मैग्नीट्यूड आया, ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड ये आपको मिल गया 145.79 एम्पियर, ठीक है। और किलो में इसी को लिखते हो अगर आप, तो ये आपका हो जाएगा 0.145, ठीक है, 79। ये चीज़ आपकी क्लियर है, एम्पियर, ये आपका मैग्नीट्यूड है। अब सिंस आपका पावर फैक्टर जो लोड साइड में पावर फैक्टर है, ठीक है, कॉस फाई आर, ये हमारा है 0.9, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपल एंगल तो निकाल ही सकता हूँ, फाई आर कितना हो जाएगा, सिंपल कॉस इन्वर्स 0.9, कॉस इन्वर्स 0.9। तो यहाँ से मेरे को एंगल मिल जाएगा, यानी जो रिसीविंग एंड साइड में या फिर बोल सकते हो लोड साइड में, ठीक है, लोड साइड में जो मेरा एंगल है ये मेरा कितना आ गया, 25.84 डिग्री, ठीक है। तो इसने सिंस बोला है लैगिंग, यानी मेरा करंट क्या करेगा, लैग करेगा। देयरफॉर जो मेरा करंट है, ठीक है, करंट कितना हो जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड मेरा है 0.1479, ठीक है। और एंगल मेरा आ जाएगा नेगेटिव का, ठीक है, नेगेटिव क्यों आएगा, बिकॉज लोड मेरा लैगिंग है, ठीक है, करंट पीछे रहना चाहिए ना, तो ये मैंने पीछे बना दिया, ठीक है, ये मेरा आ गया करंट। अब देखो हमने सिंबल पढ़ रखा है कि इक्वेशन पढ़ रखी है, देखो मैंने आपको बहुत बार लिखवा दी, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज या फिर बोल सकते हो सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वल्स टू ए इंटू स्विंग एंड वोल्टेज प्लस बी इंटू
IR, ठीक है। तो मेरे को तो सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालना है, यानी VS निकालना है। तो यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में आपको A पता है, PR आपको पता है, P आपको पता है, IR आपने निकाल दिया, ठीक है। सारी पुट कर दो सिंपल वैल्यू। तो यहाँ से देखो VS हमारा आ जाएगा VS इक्वल्स टू, ठीक है। A कितना है मेरा, देखो A दे रखा है मेरे को 0.936, ठीक है। डायरेक्ट पोलर फॉर्म में दे रखा है, तो अच्छी बात है। 0.96, एंगल आपको दिया है 0.98, 0.98, ठीक है। मल्टीप्लाई विथ, ये आपका आ गया देखो वी आर हमारा है 220 kV, ठीक है। तो ये आपका आ गया 220 kV, ठीक है। बट ये 220 kV कौन सा होगा, लाइन वोल्टेज, ठीक है। हमें चाहिएगा फेज वोल्टेज में, तो सिंपल इसको √3 से डिवाइड कर दो, √3 से डिवाइड कर दो। तो ये आपका आ गया 220/√3, ठीक है। किलो में रखते हैं इसको, ताकि VS में किलो में मिलेगा, ठीक है। प्लस आपका जो B है, B कितना दे रखा है देखो 142, ठीक है, 0.0, एंगल आपको दिया 76.4, क्लियर है। मल्टीप्लाई विथ आपने जो IR निकाल रखा है, ठीक है। तो 0.1414579, ठीक है। एंगल आपका आ गया -25.84, ठीक है। तो सिंपल देखो, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आप देखो कैलकुलेशन कर लेना। तो यहाँ से आपको देखो जो VS मिलेगा, ठीक है। VS आपका आ जाएगा 133.246 kV, ठीक है। बिकॉज हमने सिंपल करंट को भी किलो में रखा था, ठीक है, और जो वोल्टेज था उसको भी किलो में रखा, ठीक है। तो हमें केवी में मिलेगा, तो VS यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब जरा समझो, हमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया इसने कि लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो यानी कि VS कौन सा, लाइन टू लाइन। तो लाइन टू लाइन सिंपल क्या कर देते, सिंपल जो भी वैल्यू मिली उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लाइन वैल्यू ऐसी तो मिलती है, तो ये आपका आ जाएगा 133.246, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 230.78 kV, ठीक है। ये आपका आ गया सेंडिंग एंड वोल्टेज, वो भी लाइन टू लाइन, ठीक है। लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज हमें मिल गया, क्लियर है। तो आपका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली मैं देखो ये कैलकुलेशन इसलिए नहीं करवा रहा बिकॉज बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। आप सिंपल कैलकुलेटर से कर लेना, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ बल्क AC पावर विल बी अचीव व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज। तो ये तो आपको सिंपल समझ आना चाहिए। देखो, अगर आपका वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो जाए, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपको नेगेटिव मिल जाए, तब इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव बोलने का मतलब है कि रिसीविंग एंड साइड में वोल्टेज आपको ज़्यादा मिल रहा है कंपेयर टू सेंडिंग एंड साइड में। यानी आप वोल्टेज तो कम दे रहे हो, बट आपको आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट में आपको ज़्यादा पावर मिल रही है। तो इससे क्या होगा, सिंपल एफिशिएंसी कैसे लिखते हो, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट अगर ज़्यादा मिल रहा है, तो सिंपल क्या हो गया, एफिशिएंसी आपकी अच्छी खासी हो गई। तो ये चीज़ तो समझ गए कि आपका वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होना चाहिए अगर एफिशिएंसी अच्छी चाहिए। और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन हमें मिलता है लीडिंग पावर फैक्टर में, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर में। तो ये तो चीज़ समझ गए कि ट्रांसफर अगर मैक्सिमम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी चाहिए, तो आपको पावर फैक्टर लीडिंग रखना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, स्लाइटली लेस देन यूनिटी एंड लीडिंग, ठीक है। लीडिंग होना चाहिए आपका, तो B ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसीलिए हम देखो कैपेसिटर बैंक वगैरह यूज करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन विद सीरीज इंपेडेंस Z ओम पर यूनिट लेंथ एंड शंट एडमिटेंस Y महो पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय। देखो अब क्या करना, आप देखो क्वेश्चन नंबर 201 से लेके 230 तक सारे क्वेश्चन देखना, ठीक है। तब भी आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से रिलेट कर पाओगे और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो, आप जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हो, तो आपने एक पैरामीटर पढ़ा होगा गामा, ठीक है। गामा को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, क्लियर है। तो ये आपका गामा एक प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा प्लस जे बीटा से बना होता है, ठीक है। अल्फा आपका रहता है एटेन्युएशन कांस्टेंट, और बीटा आपका रहता है फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको टर्म बेसिकली याद होनी चाहिए, बिकॉज आपको सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि कितना अल्फा होगा कितना बीटा होगा, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और देखो जो गामा का फॉर्मूला रहता है, यानी प्रोपेगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला, ये आपका रहता है √Z/Y, ठीक है। यहाँ पे Z आपका क्या है, इंपेडेंस पर यूनिट लेंथ, और Y आपका है शंट एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ। अब देखो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस होता है, क्वेश्चन में तो यही पूछा है, ये आपका होता है देखो Z, ये Z कौन सा है आपका, ये स्मॉल Z है। स्मॉल Z बोलने का मतलब है ओम पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका गामा, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिकॉज देखो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, जो आप डेराइव करके निकालते हो वो तो सबको याद रहता है, बट ये आपको बहुत कम स्टूडेंट्स को पता रहता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखो, बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ से देखो सिंपल अगर एक और फॉर्मूला निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस का, क्या हो जाएगा देखो, सिंपल Z अपॉन, ठीक है, गामा की वैल्यू पुट करते हैं सिंपल √Z/Y। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, सिंपल देखो Z/Y रूट में, ठीक है। और ये दोनों ही क्या आपके सिंपल पर यूनिट लेंथ वाले हैं, ठीक है। तो आप सिंपल इसको अगर ऊपर नीचे लेंथ से अगर मल्टीप्लाई भी करते हो, यानी आपकी ट्रांसमिशन लाइन की जितनी लेंथ है, ठीक है,
10 किलोमीटर के तो 10 किलोमीटर, अगर जितना 10 किलोमीटर है, ठीक है, उतना आपका सिंपल इंपेडेंस पूरा निकालना है लाइन का, तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वैसे पूरी लेंथ के लिए अगर निकालना हो तो कैसे निकल जाता है सिंपल, जेड सी इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा जेड डिवाइडेड बाय आपका एडमिटेंस, ठीक है, ये टर्म आपकी रूट में। तो यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी देखो इस फॉर्मूले को और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ऐसे करके, ठीक है, आगे फर्दर क्वेश्चंस में आपको समझाते हुए चलूंगा, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि 201 से लेकर 230 तक सारे क्वेश्चन देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे उनको। इफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पेडेंस ऑफ अ लॉस लाइन आर रेस्पेक्टिवली Z1 एंड Z2, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस विल बी। तो देखो पहले तो यहाँ पे समझो, इसने बोला लॉसलेस लाइन, ठीक है, तो लॉसलेस लाइन बोलने का मतलब है कि आपके ट्रांसमिशन लाइन में कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, रेजिस्टेंस आपका क्या है, जीरो है। तो देखो द कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस ऑफ अ लॉसलेस लाइन इज नोन एज सर्ज इम्पेडेंस। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, यानी जो लॉसलेस लाइन होती है ना, उसका अगर जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस आप निकालते हो वही आपका कहलाता है सर्ज इम्पेडेंस, ठीक है। और लॉसलेस लाइन मतलब जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो और जिसमें जी की वैल्यू भी यानी कंडक्टेंस की वैल्यू भी जीरो हो। तो देखो अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस हमें मिला सिंपल जेड अपॉन वाई, ठीक है, और ये टर्म आपके रूट में। तो देखो जेड हमारा क्या रहता है सिंपल आर प्लस जे ओमेगा एल, आर प्लस जे ओमेगा एल, ठीक है, और आपका जो वाई है यानी एडमिटेंस, ठीक है, क्या रहता है सिंपल कंडक्टेंस जी प्लस जे ओमेगा सी, जे ओमेगा सी, ठीक है, ये मिलेगा और ये टर्म आपकी रूट में, ठीक है ना। बट हम सिंस लॉसलेस के लिए निकाल रहे हैं तो लॉसलेस के लिए क्या हो जाएगा सिंपल आर को जीरो कर दो और जी को जीरो कर दो, ठीक है। तो ये आपका लॉसलेस के लिए सिंपल कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस को ही हम बोलते हैं सर्ज इंपेडेंस, तो मैं लिख लेता हूँ जेड एस। तो ये हमें कितना मिल जाएगा देखो सिंपल जे ओमेगा एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय जे ओमेगा सी, जे ओमेगा सी ये टर्म आपकी रूट में, ठीक है। तो यहाँ से देखो जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल, सिंपल हमें मिल जाएगा रूट में एल बाई सी। तो यहाँ से सर्ज इम्पेडेंस का फॉर्मूला जो निकलता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है देखो सिंपल एल बाई सी रूट में, ठीक है। और यही आपका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस होगा किसके लिए, लॉसलेस लाइन के लिए। अब देखो आपके जो पैरामीटर होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ट्रांसमिशन लाइन में ये पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका अगर देखो जेड एस सी, ठीक है, या अगर आपका शॉर्ट सर्किट इम्पेडेंस है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पेडेंस, एंड अगर आपका जेड ओ सी ये आपका अगर ओपन सर्किट इनपुट इम्पेडेंस है, देन आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस होगा, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस, या फिर सिंपल बोल सकते हो सर्ज इम्पेडेंस किसी भी लॉसलेस लाइन के लिए, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ होती है। ये वाली क्या होती है सिंपल रूट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी जेड एस सी के मल्टीप्लाई विथ जेड ओ सी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला। अब देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो मैं जेड की वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, जेड की वैल्यू तो हमें पता है क्या रहती है आर प्लस जे ओमेगा एल, आर प्लस जे ओमेगा एल, ठीक है, ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम शंट एडमिटेंस के साथ, तो एडमिटेंस क्या होता है जी प्लस जे ओमेगा एल, जी ओमेगा सी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम अगर लिख रहे हैं तो लॉसलेस लाइन के लिए, लॉसलेस लाइन में आपका आर जीरो और जी जीरो, ठीक है, तो लॉसलेस लाइन में आपका जो ये मिलेगा हमें, ठीक है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट गामा क्या आ जाएगा देखो जे ओमेगा रूट एल सी, कैसा आएगा देख सकते हो ना, आर को जीरो पुट कर दो, जी को जीरो पुट कर दो, अंदर आपका रूट में आएगा जे स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, तो सिंपल स्क्वायर है तो बाहर लेंगे तो वो नॉर्मल टर्म आ जाएगी, ठीक है। एंड अब देखो हम क्या लिखते हैं सिंपल गामा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है यानी अल्फ़ा प्लस जे ओमेगा होता है, अल्फ़ा प्लस जे बीटा सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करते हो इन दोनों को, तो यहाँ से क्या पता चलता है आपको कि अल्फ़ा आपका क्या है जीरो। तो ये चीज़ आपको ये पता रखनी है कि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या रहता है जीरो, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि आपको ये चीज़ें भी पूछी जाती है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है। तो लॉसलेस लाइन के लिए हमने निकाल दी, ठीक है, क्या हो जाएगी सिंपल अल्फ़ा आपका जीरो और आपका जो बीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा रूट एल सी। क्लियर है, ये चीज़ पूछी गई है एग्जाम में इसलिए मैं बता रहा हूँ। और एक और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जिस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपका जो सर्ज इंपेडेंस होता है जेड एस, ठीक है, ये आपका लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ। क्यों लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो सिंपल इंडक्टेंस आपका लेंथ पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर आपका लेंथ से पे डिपेंड करता है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, यानी लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे लाइन कितनी भी लंबी हो, सर्ज इंपेडेंस उसका फिक्स रहेगा, ठीक है चीज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंपल डी ऑप्शन। इसमें कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस पूछा था लॉसलेस के लिए, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, सिंपल शॉर्ट सर्किट इंटू ओपन सर्किट रूट में। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन शोज एन इनपुट इंपेडेंस ऑफ 36 ओम एंड 64 ओम रेस्पेक्टिवली। इनपुट आपको 36 ओम कब मिल रहा है जब शॉर्ट सर्किटेड है, और ओपन सर्किट है तब मिल रहा है 64, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन में देखो
इसने ओपन सर्किट तो दे दिया 64, शॉर्ट सर्किट यानी ZSC, ठीक है, ये इसने दे दिया 36। पूछा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस निकालना है। सिंपल, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस इक्वल्स टू, सिंपल क्या करेंगे, रूट में दोनों टर्म, ठीक है, तो यानी कि 64 इंटू 36, तो ये आपको मिल जाएगा 48 ओम, ठीक है, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पेडेंस ऑफ ए लाइन आर 100 ओम, ठीक है, दोनों ही आपके 100 ओम है। सिंपल कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस पूछा है, जेड से इक्वल्स टू, ठीक है, तो रूट, पहले आप लिखते कुछ भी लिख लो, ओपन सर्किट लिख लो, ओपन सर्किट 100, शॉर्ट सर्किट भी 100, ठीक है, तो ये सिंपल हमें मिल गया 100 ओम। क्लियर है, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस 300 ohm and length lambda by 2 is shorted at one end and is terminated in its characteristic impedance at the other. The input impedance measured at the mid section of the line is, तो देखो आप लेंथ क्या कर रहे हो, छोटी कर रहे हो, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ आप छोटी कर रहे हो, तो देखो बट लाइन हमारी ये ट्रांसमिशन लाइन कौन सी है, लॉसलेस। लॉसलेस का कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस दे रखा है 300 ओम, यानी सिंपल सर्ज इंपेडेंस दे रखा है। लॉसलेस लाइन में सर्ज इंपेडेंस आपका लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, चाहे आप लेंथ आधी भी कर दो फिर भी आपका 300 ओम ही रहेगा वो। क्लियर, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको ये सब बता चुका हूँ, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन में। केबल हैज इंडक्टेंस ऑफ 0.22 मिली हेनरी पर किलोमीटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ 0.202 माइक्रोफेरेड पर किलोमीटर। द सर्ज इंपेडेंस ऑफ द केबल इज, सर्ज इंपेडेंस का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है, और सारी वैल्यू दे रखी है इसमें, देखो सिंपल पुट करना है, तो जेड एस कितना हो जाएगा, जेड एस इक्वल्स टू, इंडक्टेंस दे दिया 0.22 मिली हेनरी, मिली यानी 10⁻³ 10⁻³, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस आपने देखो कितना दिया 0.202, ठीक है, मल्टीप्लाई माइक्रो है तो 10⁻⁻6, यानी ये टर्म आपकी रूट में, ठीक है, तो इसको आप सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा 33 ओम, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है, आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है सर्ज इंपेडेंस का। A 50 ohm distortion-less transmission line has a capacitance of 10⁻⁻10 farad per meter. What is its inductance per meter? ठीक है, इंडक्टेंस क्या होगा ये पूछा है, तो देखो डिस्टॉर्शन बोलने का मतलब है, ठीक है, जो आपकी लाइन होती है, ठीक है, जैसे लॉसलेस पढ़ी आपने, डिस्टॉर्शन लेस भी होती है, इसके लिए भी एक कंडीशन होती है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई करती है तभी आपकी लाइन डिस्टॉर्शन लेस कहलाती है, ठीक है, कंडीशन क्या होती है वो देख लो, आर सी इज इक्वल्स टू जी एल, आर आपका होता है रेजिस्टेंस, सी आपका शंट कैपेसिटेंस, जी आपका कंडक्टेंस, एल आपका इंडक्टेंस, और ये सारी आपके पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको पूछी जाती है। अब देखो जितनी भी आपकी लॉसलेस लाइन है वो सारी आपकी डिस्टॉर्शन लेस होती है, ठीक है, बट इसका उल्टा सही नहीं है, उल्टा इसका ट्रू नहीं है, यानी कि कोई अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये मेरी लाइन एक डिस्टॉर्शन लेस लाइन है, तो ये ऐसा कंफर्म नहीं है कि वो लॉसलेस भी होगी, बट ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये कंफर्म है कि ये मेरी डिस्टॉर्शन लेस भी होगी। क्लियर चीज़, तो क्वेश्चन में हमें निकालना है इंडक्टेंस, ठीक है, तो सिंपल हमने फॉर्मूला पढ़ा लास्ट क्वेश्चन में, जेड एस इक्वल टू रूट एल बाई सी, तो यहाँ से मेरे को चाहिए इंडक्टेंस, ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से देखो इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, सिंपल इंडक्टेंस इक्वल्स टू, सिंपल आपका देखो जेड एस का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ आपका जो भी कैपेसिटेंस है, तो इंडक्टेंस निकाल देते, देखो जेड एस हमें दिया 50 ओम, तो यहाँ पे ये आ गया 50 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस हमें दे दिया इसने देखो 10⁻⁻10, ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से इंडक्टेंस, इंडक्टेंस यानी एल इक्वल्स टू 0.25 माइक्रो हेनरी। क्लियर है, ये आपका आ गया इंडक्टेंस। क्लियर, आपको फॉर्मूला बता दिया मैंने कि याद रखना है आपको ये सर्ज इंपेडेंस वाला। क्लियर है, और आपको ये वाला स्टेटमेंट भी याद रखना है, ठीक है, बिकॉज इस पर एक दो बार आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो ये आपको पता रहना चाहिए, और डिस्टॉर्शन के लिए जो कंडीशंस होती है ये कंडीशन आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है, आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन कैन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ, ठीक है, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है, यही होता है, तो इसमें साफ देख के बता सकते हो कि अगर आप रजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टेंस को अगर आप इंक्रीज़ करते हो, एंड अगर आप देखो इंडक्टेंस को अगर आप इंक्रीज़ करते हो यानी एल को, ठीक है, तो दोनों को अगर इंक्रीज़ करते हो देखो आपका जेड सी भी बढ़ता है, यानी देखो न्यूमरेटर पार्ट आपका जब बढ़ा रहे हो तब आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस बढ़ रहा है, ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस को बढ़ा के बढ़ा सकते हो और इंडक्टेंस को बढ़ा के बढ़ा सकते हो, यानी फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सिंपल बी ऑप्शन, यानी सर्ज इंपेडेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन आर द सेम, ठीक है, सेम कब होंगे, जब आपकी ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस हो, ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड अपॉन, इस पर डिपेंड करेगी ये पूछा है, ठीक है, तो ये आपका देखो जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस होती है
ठीक है, जेड सी। तो जेड सी हमने देखो फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं, आर प्लस जे ओमेगा एल, आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, यानी इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है। तो देखो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो आपके होते हैं, ये आपके किस पे डिपेंड करते हैं? ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये आप सिंपल पढ़ते हो जब कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस और कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस जब आप स्टडी करते हो। ठीक है, तो उनमें हम देखते हैं ना, एल और सी आपके कहाँ पे आपने रखा है कंडक्टर को, उन पर भी डिपेंड करता है। यानी आपके पूरे ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे आपके इन दोनों की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, और इनकी अगर वैल्यू चेंज होगी तो आपका जेड सी भी चेंज होगा। तो आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। फॉर अ लूजी ट्रांसमिशन लाइन द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो नॉट डिपेंड बोले तो आपका लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कॉज अब देख भी सकते हो, देखो जेड सी का जब आप फॉर्मूला लिखते हो, देखो इम्पेडेंस पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ, और ये टर्म आपकी रूट में। ठीक है, तो दोनों ही आप पर यूनिट लेंथ में ले रहे हो, तो लेंथ से लेंथ तो कैंसिल हो गई, तो लेंथ पे कहाँ डिपेंड कर रहा है? ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द लाइन पे ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इन केस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू द लोड इंपेडेंस। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा ये पूछा है। तो देखो, अब देखो ये आपकी कोई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, अब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आपने पढ़ रखा होगा, देखो वी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं मैं। देखो सिंपल आपकी ये जो वैल्यू आती है इसकी, ये आपकी आती है, देखो वी आर प्लस आपका आई आर इंटू जेड सी। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू, एंड इस पूरी टर्म का मल्टीप्लिकेशन होता है ई की पावर गामा इंटू एक्स। ठीक है, गामा यहाँ पे क्या, प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, प्लस आपका वी आर माइनस आई आर इंटू जेड सी डिवाइडेड बाई टू इंटू ई की पावर माइनस गामा इंटू एक्स। ठीक है, ये आपके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में पूरा वी एक्स की वैल्यू आती है। ठीक है ना, यही से हम सिंपल इसके ए बी सी डी पैरामीटर भी निकालते हैं। देखो इसमें दो पार्ट है, इस वी एक्स में आपके दो पार्ट है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका रिप्रेजेंट करता है इंसिडेंट वेव, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्टेड वेव। क्लियर है? अब क्वेश्चन में बोला कि जेड एल इज इक्वल्स टू जेड सी, यानी ये जो जेड एल है ना, ये आपका जेड सी के बराबर है। ठीक है चीज़, तो अगर ये देखो दोनों बराबर होंगे, यानी जेड एल इज इक्वल्स टू जेड सी, तो इस केस में आप अगर वी आर की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, वी आर यही पे तो होगा, क्या हो जाएगा, सिंपल आई आर इंटू जेड सी, यही होगा। क्लियर है? अब ये जो आपको वैल्यू मिली आई आर इंटू जेड सी, तो आप सिंपली यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर यहाँ पे आप अगर पुट करते हो, ठीक है, आई आर इंटू यहाँ पे पुट करोगे, देखो क्या हो जाएगा, सिंपल ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। तो इस केस में देखो देयरफॉर जब ये पुट करते हो, तब यहाँ पे आपको जो वी एक्स है ये क्या मिलेगा, सिंपल वी वन। ठीक है, यानी मैं मान रहा हूँ कि ये वाला मेरा पार्ट है वी वन और ये मेरा पूरा पार्ट है वी टू। ठीक है, तो जब मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ तब मेरे को वी टू की वैल्यू ज़ीरो मिल रही है, वी टू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या समझते हो कि मेरे को जब मैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस के बराबर रखता हूँ लोड इम्पेडेंस को, ठीक है, तब मेरे को सिर्फ क्या मिल रहा है, इंसिडेंट वेव मिल रही है, रिफ्लेक्टेड वेव नहीं मिल रही। इसका मतलब हुआ कि कुछ भी मेरा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, सारी की सारी जितनी एनर्जी मैं इंसिडेंट करवा रहा हूँ उसमें से कुछ भी मेरा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, पूरा का पूरा लोड एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, यानी देखो यहाँ से ऐसे ये जाती है इंसिडेंट, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट वेव। अगर इस लोड में से कुछ रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, तो वो ये वाला पार्ट बताता है, V2 आपको बताता है कितना रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, बट कुछ रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा, बिकॉज ये तो हमें जीरो मिला, तो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी एनर्जी आ रही है इनपुट से वो सारी की सारी आपका लोड एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, ऑल द एनर्जी सेंड विल बी एब्जॉर्ब बाय द लोड। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़ ये? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द ट्रांसमिशन लाइन हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस द सर्ज इम्पेडेंसेस। तो ऑलरेडी फॉर्मूला डेराइव करवा चुका हो, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो ये देखो ये जो डेटा वाले क्वेश्चन है ये आपको सब याद रखना है। ठीक है, इसके लिए कितनी वैल्यू रखते हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक आपका देखो अंडरग्राउंड केबल के लिए आप लिख लेना, ये आपकी रहती है 40 ओम। ठीक है, सबसे कम आपकी अंडरग्राउंड केबल के लिए होती है। देखो पहले मैं पूछा इसमें ओवरहेड लाइन, तो ओवरहेड लाइन होती है 400 से 500। ठीक है, आपको याद रखनी है वैल्यू। फिर पूछा ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में होती है 1000 से 2000। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी के लिए होती है। देखो अब 260 में क्या बोला है कि आपकी कोई 400 केवी और 100 किलोमीटर की लाइन है। ठीक है, इसके लिए इसने सर्ज इम्पेडेंस दे दिया 300 ओम। ये फिर इसने बोला कि अब आपको अगर 200 किलोमीटर के लिए निकालना है तो क्या होगा। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ सर्ज इम्पेडेंस आपके
ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो सिंपल सेम ही रहेगा, आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। सर्ज इंपेडेंस वैल्यूज फॉर केबल्स आर, ठीक है, तो केबल के लिए मैंने बताया कितनी होती है 40 ओम, और ओवरहेड में देखा कितनी होती है 400 से 500। सिंपल ऑब्वियस बात है कम होगी, लोअर देन दोज ऑफ ओवरहेड लाइन, यानी बी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर। मल्टीपल कंडक्टर लाइन्स हैव, तो देखो मैं बोला है मल्टीपल कंडक्टर, ठीक है, देखो मल्टीपल कंडक्टर होंगे तो आपकी रेडियस क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है, रेडियस आपकी ज़्यादा होगी। तो देखो रेडियस जब ज़्यादा होती है तब आपका जो इंडक्टेंस है एल आपका क्या रहता है, सिंपल देख सकते हो, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है ना, अपने फॉर्मूले देखे लास्ट लेक्चर में सारे, तो क्या हो जाएगा सिंपल ये कम हो जाएगा, ठीक है, इंडक्टेंस कम हो जाएगा। एंड आप जब कैपेसिटेंस का देखते हो तो कैपेसिटेंस क्या होगा आपका, सिंपल इंक्रीज होगा, ठीक है, बिकॉज देखो इंडक्टेंस आपका देखो प्रोपोर्शनल होता है लॉग ई डी अपॉन आर, ठीक है, तो यहाँ पे आर अगर आपका बढ़ेगा तो इंडक्टेंस कम होगा, ठीक है, और कैपेसिटेंस आपका प्रोपोर्शनल होता है 1/log E D/R, ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस अगर बढ़ेगी तो ये log E की वैल्यू कम होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो सर्ज इंपेडेंस देखे ऑप्शन, ठीक है, तो जेड एस क्या होता है सिंपल √L/C, यानी L/C, और वो भी रूट में, ठीक है, तो देखो एल यहाँ पे कम हो रहा है, सी यहाँ पे आपका बढ़ रहा है, सी अगर बढ़ेगा तब भी आपका जेड एस कम होगा, एल अगर कम होगा तब भी आपका जेड एस कम होगा, सर्ज इंपेडेंस क्या होगा, कम होगा, तो क्या बोलेंगे लोअर सर्ज इंपेडेंस देन सिंगल कंडक्टर लाइन, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अ ट्रांसमिशन लाइन इज डिस्टॉर्शन लेस इफ, ठीक है, तो ऑलरेडी बता दी सारी चीज़ें इसके बारे में, क्या होना चाहिए सिंपल आर सी इक्वल्स टू जी एल, तो सिंपल ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो बी ऑप्शन, क्लियर है, ये आपको कभी कभार ऐसे भी मिल सकता है R/L इक्वल्स टू G/C, ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है, तो थोड़ा देख के रखिए, कभी देखो हो जाएगा आर सी इक्वल टू LG, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द प्रोपेगेशन कांस्टेंट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय, ठीक है, या फिर गिवन एज, देखो प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है, गामा, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस जे बीटा, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है ये। अब आप देखो अगर प्रोपेगेशन कांस्टेंट की लॉसलेस लाइन के लिए वैल्यू निकालते हो, लॉसलेस लाइन में आपका आर जीरो और जी आपका जीरो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल हमारा जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला क्या रहता है सिंपल जेड इंटू वाई, और ये आपका रूट में, ठीक है, जेड यहाँ पे है इम्पेडेंस पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे वाई आपका है एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो दोनों की सिंपल अगर वैल्यू आप पुट करते हो तो देखो गामा इक्वल्स टू, ठीक है, रूट, देखो इम्पेडेंस आपका क्या हो जाएगा सिंपल R+J⍵L, ठीक है, रेजिस्टेंस प्लस J⍵L, क्लियर है, और आपका जो शंट एडमिटेंस है ये आपका हो जाएगा सिंपल G+J⍵C, बट सिंस लॉसलेस लाइन के लिए बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू आप जीरो पुट कर दो, ठीक, और ये वैल्यू भी आप जीरो पुट कर दो, यहाँ से आपको जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट मिलेगा ये आपका आ जाएगा देखो J², ठीक है, ω² और LC, क्लियर, और ये टर्म आपकी रूट में, यहाँ से आपको देखो प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या मिल गया, ये आप बाहर ले लो, ओमेगा आप बाहर ले लो, फिर आपका आ जाएगा √LC, ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन ही, ठीक है, 201 में ही ये सब चीज़ें आपको समझा दी थी, ठीक है, और मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट है, आपका सिंपल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे अगर इसको और इसको अगर कंपेयर करते हो तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि लॉसलेस लाइन में आपका जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट है यानी अल्फा, ये आपका जीरो होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ लाइन एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू डेट ऑफ 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ट्रांसमिशन कैपेसिटी अगर आपको देखनी है सिंपल आप SIL देखो, ठीक है, सर्ज इम्पेडेंस लोडिंग, SIL क्या रहता है सिंपल देखो, जो भी आपका वोल्टेज है उसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका, ठीक है, यहाँ पे या तो VR लिख सकते हो VS लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज आपका सर्ज इम्पेडेंस लोडिंग आप कब निकालते हो, जब आपकी लाइन लॉसलेस होती है, ठीक है, और लॉसलेस लाइन में आपका VS और VR बराबर होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सिंपल ZC, कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस बोल सकते हो या फिर सर्ज इम्पेडेंस बोल सकते हो, ठीक है, दोनों ही सेम रहते हैं, यानी कि सर्ज इम्पेडेंस लोडिंग अगर ज़्यादा तो यानी ट्रांसमिशन कैपेसिटी ज़्यादा, ठीक है, तो सिंपल देखो जब आपकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल ऐसे लिख लेता हूँ ZC, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस 50 हर्ट्ज के लिए ये आपका कम होगा, ठीक है, क्यों कम होगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, ठीक है ना, ओमेगा यानी ओमेगा अगर बढ़ाते हो तो आपका ZC बढ़ता है ना, वही चीज़, ठीक है, 50 हर्ट्ज के लिए ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ से समझ गए कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जब थी तब हमारा ZC कम था, और ZC जब हमारा कम होता है तब हमारा SIL ज़्यादा होता है, यानी ट्रांसमिशन कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होती है। तो इसने पूछी क्या है, देखो द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ लाइन एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू रेट ऑफ 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज हायर, बिकॉज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में आपका ZC कम होगा, ZC कम होगा तो SIL ज़्यादा होगा, यानी ट्रांसमिशन कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। एज द लाइन इंडक्टेंस इंक्रीज द ट्रांसमिशन कैपेसिटी,
तो देखो सिंपल, आपका अगर इंडक्टेंस बढ़ेगा तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस है ये क्या होगा, बढ़ेगा। और कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस बढ़ेगा तो आपका जो SIL है, सर्ज इम्पेडेंस लोडिंग, ये आपकी कम होगी, ठीक है, यानी ट्रांसमिशन कैपेसिटी आपकी कम होगी, तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस जेड नॉट ऑफ लाइन हैविंग रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस C एंड कंडक्टेंस G? ठीक है, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जेड नॉट यानी कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस क्या हो जाएगा, सिंपल R प्लस जे ओमेगा एल, आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आपका G प्लस जे ओमेगा सी, और ये टर्म आपकी रूट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201 देखते हो, तो मैंने आपको डेराइव करके बता दिया, ठीक है, कहाँ से आता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सिंपल ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक फॉर्मूला मैंने आपको और बोला था याद रखने को, जेड नॉट इक्वल्स टू आपका जेड डिवाइडेड बाय प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंपल, अगर कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस को लिखता हो तो यहाँ पे ये जेड क्या हो जाएगा, सिंपल आर प्लस जे ओमेगा सी, जे ओमेगा एल सॉरी, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका जो भी प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। डिटेल में जानना है तो सिंपल आप क्वेश्चन नंबर 201 देख लो, ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ें समझा दी है, कैसे डेराइव होता है, कैसे आता है वगैरह। व्हेन द लोड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू द सर्ज इंपेडेंस, ठीक है, तो ये तो देखो सिंपल, जब आपका ZL बराबर होगा ZS के, ठीक है, सर्ज इंपेडेंस के, या फिर बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस के, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इस केस में आपका जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है, ठीक है, वही आपका सेम रहता है रिसीविंग एंड साइड पे, नहीं वोल्टेज भी आपका सेम रहता है, तो सिंपल क्या बोलेंगे, द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज इक्वल्स टू द सेंडिंग एंड वोल्टेज, यानी कि आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। बिकॉज देखो आप जब ये करते हो, ठीक है, ZL इक्वल टू ZS, यानी क्या कर रहे हो, ZL इज इक्वल्स टू एक तरह से बोल सकते हो ZC, बिकॉज देखो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, ठीक है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का ही हम क्या बोलते हैं, सर्ज इंपेडेंस बोलते हैं। और सर्ज इंपेडेंस पे जब आप SIL निकालते हो, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, तो हम क्या करते हैं, VR², ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका जो भी कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है। तो यहाँ पे देखो V आपके दो आते हैं, VS इंटू VR, दोनों सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाता है, ठीक है चीज़, तो सेम होंगे, क्या होंगे, सेम, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट आंसर। द रिसीविंग एंड वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन विल बी ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज इफ द लोड इज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ना, क्लियर है, टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं आपको सिंपल टेबल बनवा देता हूँ, देखो यहाँ पे लिख लो आप लोडिंग, और यहाँ पे आप लिख लो सिंपल वोल्टेज, ठीक है, सेंडिंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो जब आपकी लोडिंग इक्वल टू सर्ज इम्पेडेंस लोडिंग हो, SIL, ठीक है, लोडिंग जब आपके सर्ज इम्पेडेंस लोडिंग के बराबर होगी, तब आपका जो सेंडिंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो आपका बराबर होगा रिसीविंग एंड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। जब आपकी लोडिंग ग्रेटर देन सर्ज इम्पेडेंस लोडिंग हो, ग्रेटर देन सर्ज इम्पेडेंस लोडिंग हो, ठीक है, तो इस केस में आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज ग्रेटर देन होगा रिसीविंग एंड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करिए, एंगल आपका डिफरेंट होगा, क्लियर है। जब आपकी लोडिंग लेस देन सर्ज इम्पेडेंस लोडिंग हो, लेस देन सर्ज इम्पेडेंस लोडिंग, तो इस केस में ये आपका होगा VS आपका कम होगा, लेस देन VR, ठीक है। यहाँ पे दूसरी बात हम बोल सकते हो कि आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा होगा कंपेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज, जब आपकी लोडिंग लेस देन सर्ज इम्पेडेंस लोडिंग है, तो इसमें यही बोला है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तो ये आपका कब होगा, जब आपका लेस देन सर्ज इम्पेडेंस लोडिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे तरीके से एक और चीज़ लिख सकते हो कि इस केस में आपका देखो ZC यानी कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस, या फिर इसको लिखो लोड इम्पेडेंस, ठीक है, लोड इम्पेडेंस इज इक्वल्स टू सर्ज इम्पेडेंस। इस केस में आपका हो जाएगा सिंपल लोड इम्पेडेंस यानी ZL इज लेस देन सर्ज इम्पेडेंस, ठीक है, और इस केस में हो जाएगा सर्ज इम्पेडेंस इज ग्रेटर देन, लोड इम्पेडेंस इज ग्रेटर देन सर्ज इम्पेडेंस, ठीक है। तो ये एक तरह से आपकी टेबल बन गई, ठीक है, इस टेबल को बस आपको याद रखना है, क्लियर है। सिंपल आप देखो जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हो ना, ठीक है, कोई भी एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का कोई न्यूमेरिकल उठा लो, उसमें आप फिर वैल्यू निकालते हो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेकर, तब आपको ये टेबल मिलती है, ठीक ठीक है, तब उसमें आप पता करता है कि एक बार आपने जैसे अज्यूम किया कि लोडिंग आपकी ग्रेटर देन सर्ज इम्पेडेंस लोडिंग है, तो उस केस में आप अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालते हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं रिसीविंग एंड दे दिया और आप सेंडिंग एंड निकालोगे, तो आपको वो ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है, तो वहीं से ये पूरी टेबल बनाई है मैंने, तो आप इस टेबल को डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है, बिकॉज इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल आप टेबल को याद रखिए। तो इसका तो आंसर आपका बी ऑप्शन हो गया, क्लियर है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द SIL ऑफ ए सिंगल फेज सर्किट 220 kV लाइन इज अराउंड, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो कुछ मेंशन नहीं किया, बट हम क्या कंसीडर करके चलेंगे कि ओवरहेड लाइन की बात कर रहा है, ठीक है, बिकॉज हमारे ओवरहेड लाइन ही होती है ज़्यादातर,
इस केस में देखो सर्ज इंपेडेंस लोडिंग निकाल देते हैं, SIL क्या होता है, सिंपल, जो भी वोल्टेज है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका जो भी इंपेडेंस है, ठीक है, सर्ज इंपेडेंस। तो वोल्टेज हमारा दे दिया 220 का स्क्वायर, ओवरहेड लाइन के लिए मैंने बता रखा है 400 ओम होता है, क्लियर है, ओवरहेड के लिए 400, ट्रांसफार्मर के लिए 1000 से 2000, अंडरग्राउंड केबल के लिए 40। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 121 मेगा वॉट, ठीक है। मेगा कैसा आया, बिकॉज ऊपर देखो मैंने किलो में लिया, इसका स्क्वायर करूंगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो वो मेगा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका सिंपल ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सर्ज इंपेडेंस लोडिंग ऑफ अ लॉसलेस लाइन, ठीक है, लॉसलेस 400 kV 3 फेज 50 हर्ट्ज ओवरहेड लाइन ऑफ एवरेज ऑफ अ सर्ज इंपेडेंस ऑफ 400 ओम। यानी कि अब इसने तो हमें सर्ज इंपेडेंस भी दे दिया, ठीक है, तो सिंपल देखो सर्ज इंपेडेंस निकाल लो, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग निकाल दो, तो कितनी हो जाएगी, देखो वोल्टेज का स्क्वायर यानी 400 kV का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी सर्ज इंपेडेंस दिया, कितना दिया 400, तो ये मेरे को मिल जाएगा सिंपल 400 मेगावाट। क्लियर है, बेसिक एकदम इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं सर्ज इंपेडेंस लोडिंग से, पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, तभी आप उनको कर पाओगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन कैन बी इंक्रीज बाय। देखो सर्ज इंपेडेंस लोडिंग कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ये आपका सर्ज इंपेडेंस लोडिंग क्या रहेगा, सिंपल, जो भी वोल्टेज है, ठीक है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिंपल आपका ZC, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, या फिर बोल सकते हो सर्ज इंपेडेंस, ठीक है, बिकॉज लॉसलेस लाइन में आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस और सर्ज इंपेडेंस सेम रहता है, ठीक है। तो ये आपका V स्क्वायर, और यहाँ पे आप रिसीविंग एंड भी लिख सकते हो और सेंडिंग एंड भी लिख सकते हो, बिकॉज सर्ज इंपेडेंस लोडिंग के टाइम आपका VR और VS सेम रहता है, ठीक है। और ZS की मैं वैल्यू रखता हूँ तो क्या आएगी, सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, √C/L, क्लियर है, यही होगी। तो यहाँ पे देखो आप वोल्टेज को बढ़ा के SIL बढ़ा सकते हो, ठीक है, और सेम आप कैपेसिटेंस को बढ़ा के भी SIL बढ़ा सकते हो, यानी कि आप इंक्रीजिंग इट्स वोल्टेज लेवल एंड एडिशनल ऑफ लंप कैपेसिटेंस इन द सीरीज, यानी थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हुए, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर।